मेरे दोस्त, मैं बहुत बेबस आदमी हूँ। मैंने महसूस किया है कि शहजादा साइम की हिफाजत करना मेरे बस की बात नहीं है, जनरल टेरिस ने कहा। मैंने जवाब दिया, तुम क्या कह रहे हो जनरल? शहजादा साइम को क्या खतरा लाहक था? जनरल ने मगमूम नजरों से मेरी तरफ देखा। बोला, जब अपना साया ही वफा न करे तो आदमी किसी से क्या शिकवा करे। लेकिन बेफिक्र रहो, दुनिया में किसी को कभी मालूम नहीं हो सकेगा कि अली यार खान इसराइली मफादात का हामी हो गया है। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर पर बम का धमाका हुआ हो। आखिर जनरल टेरिस को इस अजीम राज का इल्म कैसे हो गया? वो बोला, मुझसे ज्यादा तुम्हारी सलाहियतों से कौन वाकिफ होगा अली? मैं जानता हूं कि तुम मेरे काबू में आने वाले नहीं हो। मैं तुम्हें इसराइल की हिमायत करने के लिए आजाद भी नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें कोई सजा भी नहीं दे सकता था। जिस जबान से तुम्हें दोस्त कहा है उस जबान को तुम्हारे खिलाफ किस तरह इस्तेमाल करता। जिन हाथों से तुम्हें गले लगा लिया है उन हाथों से तुम्हारी सजा का फरमान किस तरह जारी करता। फिर तुम्हारी रुसवाई का खौफ भी तो दामनगीर था। अगर ये खबर आम हो जाती तो आइंदा कोई किसी पर एतबार न करता। इसलिए मजबूरन मुझे ये फैसला करना पड़ा। जानते हो कि मैंने आज ही आज में इस तहखाने के मैकेनिज्म में ऐसी तब्दीली करा दी है कि अब ये अंदर से खुल ही नहीं सकता, और अपने आदमियों को हुक्म दे दिया है कि कोई हमें बाहर से भी न खोले। हम दोनों अब यहीं दफन हो जाएंगे अली। मौत जरा मुश्किल से तो आएगी मेरे दोस्त, मगर मुझ पर बेवफाई का इल्जाम तो नहीं आएगा। मैं खुद भी तुम्हारे साथ जान दे दूंगा और तुम पर फलस्तीन से गद्दारी का इल्जाम भी नहीं आने दूंगा। किसी को तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं हो सकेगा मेरे दोस्त। मैंने डूबती हुई आवाज में कहा, क्या तुम पागल हो गए हो जनरल टेरिस? तुम तो बहुत अक्लमंद आदमी हुआ करते थे। तुमने तस्दीक के बगैर इतनी बड़ी बात पर यकीन कैसे कर लिया? जनरल फीके अंदाज में मुस्कुराया। बोला, मुझे मालूम था मेरे दोस्त कि तुम मुझे छुटलाने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने यहाँ इस टेप रिकॉर्डर का बंदोबस्त कर लिया था। उसने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया और स्पीकर से आवाजें उभरने लगी। ये मेरे और निकिता के दरमियान होने वाली वो गुफ्तगू थी जो आज ही सुबह मैंने निकिता से ख्वाबगाह में की थी। मैंने सन्नाटे के आलम में वो पूरी गुफ्तगू सुनी। उस टेप के बाद मेरे जनरल को छुटलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो क्या ये तहखाना मेरा मकबरा बन जाएगा? मैंने इंतहाई मायूसी के आलम में सोचा। ली कुआन की दी हुई तरबियत भी उस वक्त बेकार होकर रह गई थी। मैं अपने डूबते हुए जहन को संभालने की कोशिश करने लगा। मैंने बमुश्किल तमाम अपने हवास यकजा किए और जनरल टेरिस को देखा। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी के सिवा और कोई तासुर नहीं था। मैंने कहा, तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब देना पसंद करोगे जनरल? जनरल के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। वो बोला, हम अभी भी दोस्त हैं अली। तुम जो कुछ भी पूछोगे तुम्हें जरूर बताऊंगा, इसलिए कि अब हमें यहाँ से निकालने कोई नहीं आएगा। मैंने कहा, बकौल तुम्हारे अब ये तहखाना हमारा मदफन बन जाएगा। तो क्या मैं इस अफसोस के साथ मरूंगा कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जासूसी करने की कोशिश की थी? जनरल टेरिस संभल कर बैठ गया। बोला, नहीं, ये सब कुछ इत्तेफाकन हुआ है अली। तुम्हारी गुफ्तगू सुनने के लिए कोई आला नस्ब नहीं किया गया था, बल्कि हुआ ये था कि जब तुम गोइटे हिल एयरपोर्ट से गायब हो गए और मेरे इल्म में ये बात आई कि तुम्हारे मुखालिफिन की रसाई टेरिस महल के अंदर तक हो गई है, तो मुझे कुदरती तौर पर यह सोचना पड़ा कि मुमकिन है महल का कोई और शख्स भी उनका आलाकार बना हुआ हो। चुनाचे मुस्तकबिल में ऐसे किसी खतरे के तदारुक के लिए मैंने कई इक़दामात किए, जिनमें से एक ये भी था कि मैंने महल के हर गोशे में खुफिया तौर पर ऐसे आलात नस्ब करा दिए जिनके जरिए कहीं भी की जाने वाली गुफ्तगू सुनी जा सके। एक ऑपरेशन रूम का बंदोबस्त भी किया जहां मेरे इंतहाई खास आदमी मुतय्यन थे। अभी मैंने तुमको जो गुफ्तगू सुनवाई है ये वहीं रिकॉर्ड की गई थी। तो मेरे दोस्त, इस दौरान इस ख्वाबगाह में भी वो आलात नस्ब किए गए थे जो तुम्हारे और तहजीब के लिए मखसूस हैं। जब तुम यहाँ आए तो न मुझे और न ही कैथी को उन आलात का ख्याल आया, और फिर जब मेरे आदमियों ने तुम दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की इत्तला दी तो मैंने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया और फौरी तौर पर तुम्हारी ख्वाबगाह से वो आलात हटाने का हुक्म दिया। उसके जवाब में मुझे ये कैसेट पेश की गई। तुम अंदाजा कर सकते हो कि कैसेट सुनने के बाद मुझ पर क्या गुजरी होगी। बहरहाल ये एक इत्तेफाक था और एक गलती थी। मैं अपने अमले का मशकूर हूँ कि उनकी गलती की वजह से मुस्लिम दुनिया एक बड़ी तबाही से बच गई। मैंने कहा, मुझसे कहा गया था कि मेरे पास जो ब्रीफकेस है वो डिस्टर्बिंग डिवाइस का काम भी करता है। टेरिस बोला, डिस्टर्बिंग डिवाइस को गैर मौसर करने वाले आलात भी मौजूद हैं और उसकी निशानदही करने वाले आलात भी हैं। मैंने बेपरवाही से कहा, होंगे। इन साइंसी आलात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त तो मुझे यहाँ से निकलने की फिक्र लाहक है। जनरल ने कहा, यहाँ से बाहर निकलने की वाहिद सूरत यह है कि दरवाजा बाहर से खोला जाए। मेरा कोई आदमी तो दरवाजा खोलने से रहा और तुम्हारे हिमायतियों को इत्तला मिलेगी तभी वो कोई कदम उठाएंगे, जिसका कोई इम्कान नहीं है।
मैंने कहा, ये वही तहखाना है ना जनरल, जहां लकी हार्वर्ड को कैद किया गया था। वो बोला, तहखाना तो वही है, मगर अब इसमें बहुत सी तब्दीलियां कर दी गई हैं। तुम यहाँ से बाहर निकलने के तमाम रास्तों से वाकिफ हो, लेकिन अफसोस कि कोई रास्ता बाहर नहीं जाता, सब अंदर ही आते हैं। मैंने कहा, मुझे एहसास है जनरल, तुमने बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा होगा, लेकिन काश इतना बड़ा कदम उठाने से कबल तुमने पूरी तरह तस्दीक कर ली होती। जनरल हंसा, बोला, तुम सब कुछ कहने के लिए आज़ाद हो, लेकिन ये याद रखना कि अब किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने एक तवील सांस ली, कहा, तुम अब भी मुझसे नहीं पूछ रहे हो कि मैं किन मसाइब से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो बोला, तुम बता ही चुके हो कि गोइटे हिल एयरपोर्ट से इराक वापस चले गए थे। मैंने कहा, हमें गोइटे हिल एयरपोर्ट से अगवा कर लिया गया था जनरल। उसके बाद हमारी आंख एक जजीरे पर खुली। मैं तो खैर वहाँ से निकल आया, मगर तहजीब और बर्ड अब भी वहाँ फंसे हुए हैं। वो बोला, इस वक्त तुम मुझे कायल करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं तुम पर सख्त जिराह करूंगा। मैंने कहा, जरूर करो जनरल, ये तुम्हारा हक है। जिराह से वो डरता है जो झूठ बोल रहा हो। जनरल बोला, तुम वहां से मोशे हार्वर्ड के एजेंट बनकर निकले। इस हद तक तो मैं मान सकता हूं कि तुमने उन्हें धोखा दिया, लेकिन मुझे धोखा देने में क्या मसलहत कार फरमा थी। मैंने कहा, निकिता, जो तहजीब के मेकअप में मुझ पर मुसल्लत है, उसकी मौजूदगी में मैं तुम्हें हकायक से किस तरह आगाह कर सकता था। जनरल ने हैरत से कहा, यह बात तुम कह रहे हो? निकिता तो 1 मिनट के अंदर तुम्हारे काबू में आ सकती थी। मैंने कहा, इससे भी कम में जनरल। लेकिन फिर तहजीब और बर्ड का क्या होता जो उस नामालूम जजीरे पर कैद हैं? जनरल सोच में पड़ गया। बोला, बात तो दुरुस्त है, लेकिन क्या मोशे हार्वर्ड इतना ही मासूम है कि तुम्हारी बातों में आ गया? मैंने जनरल टेरिस को जजीरे पर पेश आने वाले वाकयात मुख्तसरन बताए। वो बड़ी दिलचस्पी से मेरी बातें सुनता रहा। जनरल ने एक तवील सांस लेकर कहा, तो किसी साइंसी तरीके से तुम्हारे नजरियात तब्दील कर दिए गए हैं। मैंने कहा, उन्होंने कोशिश तो यही की थी, लेकिन मुझ पर उनका अमल कारगर साबित नहीं हुआ। जनरल मुस्कुरा दिया। बोला, जाहिर है मुझसे तो तुम यही कहोगे। इससे कबल इराक वाली कहानी सुना चुके हो। मैंने संजीदगी से कहा, अपनी कहानी तब्दील करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए कि हमारे पासपोर्टों पर इमिग्रेशन की मोहरें भी हैं और वीजे भी, जिनसे इस कहानी की तस्दीक हो सकती है जो मैंने तुम्हें पहले सुनाई थी। अब तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा जनरल। जो कुछ कह रहा हूँ उसका एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी है। जनरल ने कहा, जो कुछ भी हुआ और जिस तरह भी हुआ अफसोसनाक है। फलस्तीन का सबसे बड़ा हामी यहूदियों के लिए काम कर रहा है। मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा है कि मुझ पर नजरियात की तब्दीली के लिए जो अमल किया गया था वो कारगर साबित नहीं हो सका। टेरिस बोला, जो लोग साइंसी मैदान में इतना आगे हों उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो तुम जैसे दुश्मन को अपना इत्मीनान किए बगैर यूं आज़ाद कर दें। मैंने कहा, मोशे हार्वर्ड बहुत काइयां है। हर तरह का इम्तिहान करने के बावजूद वो मेरी तरफ से मुतमईन नहीं हुआ। निकिता को उसने इसीलिए मेरे साथ लगा दिया है। टेरिस बोला, तुम कहते हो कि तुम पर नजरियात की तब्दीली का अमल नाकाम हो गया, जबकि मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। आखिर ये अमल क्यों नाकाम हो गया? मैंने कहा, मेरी लाइल्मी में मुझे कुछ दवाएं इस्तेमाल कराई जाती रही थी। मेरा अंदाजा है कि वो दवाएं कुव्वत इरादी को कमजोर करती होंगी। मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन शायद ली क्वान को इल्म था। पहले ही दिन से उसने मुझे एक खास किस्म की घास इस्तेमाल करानी शुरू कर दी थी। मैं समझता हूँ कि उस घास का अर्क उन दवाओं का तोड़ था। यही वजह है कि नजरियात की तब्दीली का अमल नाकाम हो गया। टेरिस बोला, किस किस्म के अफसाने सुना रहे हो अली? क्या तुम समझते हो कि मैं ऐसी बेसरोपा बातों पर यकीन कर लूंगा? मैंने मायूसी से कहा, मुझे मालूम था तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक ज़हीन आदमी हो। तुमने एक दरवाजा यकीनन खुला रखा होगा। जनरल ने बेसाख्ता कहा, सारे दरवाजे बंद हैं, तुम खुद चेक कर लो। मैं हंस पड़ा। कहा, मेरा मतलब था यहाँ से बाहर निकलने की कोई ना कोई सूरत तुमने जरूर रखी होगी। आदमी इतनी आसानी से खुद को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। टेरिस बोला, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है अली, लेकिन तुम उस पर किसी भी तरह अमल नहीं कर सकोगे। मैंने हाथ उठाकर कहा, बस इतना काफी है। अब मुझे इत्मीनान हो गया, वरना तुम तो सब कुछ तबाह कर देने पर तुल गए थे। जनरल टेरिस चौकन्ना हो गया। बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बता चुका हूं कि यहाँ से बाहर निकलने का हर रास्ता मसदूद है। तुमने शायद कभी शिकस्त नहीं खाई हो, लेकिन मेरे इंतजामात के सामने तुम्हारी कोई चाल कारगर नहीं हो सकेगी। मैंने झुंझला कर कहा, लानत है मुझ पर अगर तुम्हारे साथ कोई चाल चलूं। मैं रैंडल के गिरोह का कला कमा करने के चक्कर में था, लेकिन खैर। मैंने एक ठंडी सांस ली। यही बात है कि यहाँ से निकलने की कोई सूरत मौजूद तो है। जनरल बोला, तुम यही सोच सोच कर खुश होते रहो, लेकिन यकीन रखो तुम इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकोगे। मैंने कहा, तुम अंदाजे की बात कर रहे हो जनरल? मुझे तकरीबन यकीन है कि तुमने यहाँ से निकलने की कौन सी सूरत रखी होगी।
जनरल ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा, नामुमकिन। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो बताओ क्या सूरत है। मैंने भी जनरल के से अंदाज में कहा, जब तुम ही मुझे नहीं बता रहे तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। वो बोला, मुझे ये एतराफ करना ही नहीं चाहिए था, अब तुम मेरी जिंदगी अजीरन कर दोगे। मैंने कहा, नहीं करूंगा जनरल, यकीन करूं, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। क्या तुमने निकिता को भी गिरफ्तार कर लिया है? टेरिस बोला, तुम्हारी जिंदगी में किसी को भी हाथ नहीं लगाया जाएगा, ना निकिता को और ना डेविड रेयान को, जो गोइटे हिल में मोशे हार्वर्ड के 250 अफराद का सरगना है। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, तो तुमने ब्रीफ केस खोल लिया? जनरल टेरिस ने मानी खेज लहजे में कहा, जहां फौज की निगरानी में काम हो रहा हो वहां ऐसी बातें कोई मसला नहीं होती, अभी तो उस पर मजीद तजुर्बात हो रहे हैं। मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, ये क्या हिमाकत है जनरल, जरा सी गलती से वो ब्रीफ केस किसी बम की तरह फट सकता है। जनरल ने बेपरवाही से कहा, फट जाने दो, किसी कामयाबी के लिए खतरात तो मोल लेने ही पड़ते हैं। मैंने कहा, खतरात मोल लेने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताए देता हूँ। मैंने जनरल को बड़ी तफसील से ब्रीफ केस के बारे में बता दिया। वो बोला, सवाल ये है कि मैं इन मालूमात से क्या फायदा उठा सकता हूँ, जो कुछ होना था हो भी चुका होगा। मैंने कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ जनरल, मैंने जो कुछ बताया है उससे फायदा उठाया भी जा चुका होगा। यकीन करो कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में फंसने के बावजूद मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी समझ रहा हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है कि मुझे तुम सा जाननिसार दोस्त मैसर है। वो बोला, तुम्हें शायद अब भी उम्मीद है कि लफ्फाजी करके तुम कोई फायदा उठा सकोगे। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, और तुम भी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कैथी ब्राउन जैसी बीवी मैसर है, वरना दुनिया में ऐसी कौन सी बीवी होगी जो अपने शौहर से इस हद तक ताउन करे। जनरल ने हैरत से पूछा, किस हद तक? मैंने कहा, वो महज तुम्हारी शरीक हयात ही नहीं, शरीक कार भी है, और जिस मिशन का तुमने बीड़ा उठाया है उसकी इंचार्ज भी है। जनरल ने हंसते हुए कहा, अंदाजे की बुनियाद पर तुम बड़ी अच्छी बातें कर लेते हो, वरना कहाँ ये मिशन और कहाँ कैथी ब्राउन। मैंने कहा, हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुना जा रहा है जनरल, और ये गुफ्तगू सुनने वाली कैथी ब्राउन खुद है। हमें बाहर निकालने या ना निकालने का फैसला वो खुद करेगी। जनरल बोला, अपनी दानिश में तुमने बहुत बड़ा तीर मारा है, लेकिन जो कुछ तुमने कहा है हकीकत से उसका दूर का भी वास्ता नहीं। मैंने कहा, इसके सिवा कोई दूसरी सूरत ही नहीं जनरल, हो ही नहीं सकती। ना मैं ये मान सकता हूं कि तुमने इससे हटकर कोई कदम उठाया होगा, और अगर वाकई तुमने कुछ और इक़दामात किए हैं तो मैं ये कहूंगा कि तुम जैसे शख्स को किसी रियासत का सरबरा होने की बजाय घिसियारा होना चाहिए था। जनरल टेरिस की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। वो बोला, तुम बेजा खुद एतमादी का शिकार हो अली। एक जनरल के जहन से सोचो तो तुम्हें बहुत से तरीके नजर आ जाएंगे। मैंने कहा, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका, वरना मैं उस जनरल से सिर्फ सवाल करता कि वो कैथी ब्राउन को किस खाने में फिट करेगा। जनरल ने मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदला। बोला, बिलफर्ज तुम्हारा तज्जिया दुरुस्त है, तो भी तुम उससे कोई फायदा नहीं उठा सकोगे। मैंने कहा, मेरे और निकिता के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर तुम्हें यकीन करना पड़ा कि मैं दुश्मन कुव्वतों का एजेंट बन गया हूँ, वरना तुम हरगिज यकीन न करते, और अब भी तुम्हारी ख्वाहिश यही है कि काश ये सब कुछ गलत हो। कैथी की तमन्ना भी यही होगी। क्यों? ऐसा मालूम हुआ जैसे जनरल ने कुछ कहना चाहा हो, मगर फिर उसने सख्ती से होंठ भींच लिए। मैंने कहा, इस स्टेज पर तुम्हें मुतमईन करने से ज्यादा कैथी को मुतमईन करना मेरे लिए जरूरी है। उसने मेरी खातिर अपने शौहर को दाव पर लगा दिया है, पूरी तरह मुतमईन हुए बगैर वो दरवाजा नहीं खोलेगी। जनरल ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम बहुत खतरनाक आदमी हो अली, आखिर तुम इस हद तक दुरुस्त अंदाजे कैसे लगा लेते हो? मैंने ऊंची आवाज में कहा, मुझे तहजीब और बर्ड की फिक्र है जनरल, इस बात की परवाह नहीं है कि तहखाना मेरा मदफन बन जाएगा। वो बोला, तुम इस किस्म के मुकालमे बोलकर हमें मुतासिर करना चाहते हो ताकि हम तुम्हें यहाँ से निकल जाने दें? मैंने कहा, तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियतें मुतासिर मालूम होती हैं जनरल, वरना तुम सबसे पहले तहजीब की फिक्र करते। जनरल ने शर्मिंदगी से कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे वाकई तहजीब की फिक्र करनी चाहिए थी, मगर मैं इस सिलसिले में कर ही क्या सकता हूँ। मैंने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें ये मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि वो जजीरा कहाँ है जहाँ हमें कैद रखा गया था। जनरल ने कहा, ये कैसे मालूम हो सकता है? अगर कोई सूरत होती तो तुमने खुद ही मालूम न कर लिया होता। मैं झुंझला गया। कहा, तुमने मुझे इतनी मोहलत ही कब दी? कुछ करने से कबल ही ये हरकत कर बैठे। जनरल ने बेबसी से कहा, फिर बताओ अब मैं क्या करूं? अब तो तुम्हारे साथ मैं भी यहाँ कैद हूँ। दफातन मैंने बुलंद आवाज से कहा, कैथी ब्राउन, तुम हमारी पूरी गुफ्तगू सुन चुकी हो। गोइटे हिल के नजदीक किसी ऐसे जजीरे का सुराग लगाने की कोशिश करो जो गैर आबाद हो। मुझे अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद मैंने दोबारा कहा, मुझे यकीन है कि तुम मेरी आवाज सुन रही हो। इस बात का भी यकीन है कि तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच सकती है।
इस बार भी कोई जवाब न मिला। मैंने जनरल टेरिस को घूर कर देखा। कहा, मालूम नहीं तुमने किस किस्म की हिदायत दी है, क्या कैथी को बोलने की भी ममानियत कर दी है? जनरल ने पहलू बदला। वो पहले ही मुतज़ब्ज़ब नजर आ रहा था। मेरे तज्ज़िये ने उसका एतमाद मुतज़लज़ल कर दिया था। वो बस पहलू बदल कर रह गया, मुंह से कुछ न बोला। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। मैंने खुश्क लहजे में कहा, नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। मेरे लिए तुमसे बेहतर रेंडल साबित हुआ। तुम्हारे हाथों न सिर्फ मैं बेगुनाह मारा जाऊंगा, बल्कि तहजीब और बर्ड की जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। जनरल मुझे यूं देखने लगा जैसे उसके सोचने की सलाहियतें जवाब दे गई हों। मैंने उसे झंझोड़ कर कहा, बोलो जनरल, मेरी बात का जवाब दो। क्या मुझे इतना हक भी नहीं है कि मैं तुमसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई मुतालिबा करूं? जनरल ने कहा, सफाई का मौका तो बदतरीन मुजरिमों को भी दिया जाता है। तुम तो फिर मेरे दोस्त हो। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मैंने कहा, फिर जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं तुम्हारी नजरों में कसूरवार हूं तो तहजीब और बर्ड ने क्या कसूर किया है? अगर कैथी ने मुझसे गुफ्तगू कर ली तो क्या मैं यहां से फरार हो जाऊंगा? जनरल टेरिस ने आखिरकार एक फैसले पर पहुंचते हुए कहा, अली की हिदायत पर अमल करो कैथी, लेकिन जब तक अली की बेगुनाही साबित ना हो जाए ये यहां से निकलने न पाए। दफतन तहखाने में कैथी ब्राउन की आवाज गूंजी जो किसी खुफिया स्पीकर के जरिए नशर हो रही थी। वो बोली, मैं मुस्तकिल हिदायत जारी कर रही हूँ जनरल। हमारे माहिरीन ने अली के बताए हुए तरीके पर अमल करके ब्रीफकेस के असरार मालूम कर लिए हैं। अगर अली ने रहनुमाई न की होती तो शायद इस ब्रीफकेस के असरार पर से पर्दा नहीं हट सकता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस चश्मे और ब्रीफकेस में कोई ताल्लुक होगा। मैंने कहा, मुझे बताया गया था कि ये ब्रीफकेस आवाज के अलावा तस्वीरें ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है। मुझे वो मखसूस फ्रीक्वेंसी भी दी गई है जिस पर मोशे हावर्ड से हर वक्त राब्ता किया जा सकता है, मगर मैं तुम्हें उससे आगाह नहीं करूंगा। वैसे मुझे अभी तक उसकी एक भी खुसूसियत का तजुर्बा करने का मौका नहीं मिला। कैथी ने कहा, इसका तजुर्बा किया जा चुका है ली। हमारे माहिरीन ने तस्दीक की है कि ये टेलीविजन रिसीवर और ट्रांसमीटर है। जनरल टेरिस ने कहा, महज इतनी सी बात बता देने से तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। मैं उसे घूरने लगा। मैंने नागवारी से कहा, मैंने कब कहा है कि मैं बेगुनाह साबित हो गया? टेरिस बोला, तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस मौके पर वो यही करता। खुद को बचाने के लिए ऐसी बेजरर मालूमात फराहम कर देना कोई मसला नहीं। मैंने कहा, तुम अहमक हो। मैंने खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आदमियों को बचाने के लिए मालूमात फराहम की थी। कैथी की आवाज आई, मैंने ऐसे किसी जजीरे का सुराग लगाने के लिए भी हिदायत जारी कर दी हैं जो तुम्हारे बयान के मुताबिक हों। मैंने कहा, शुक्रिया कैथी, इस वक्त तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। तुम्हें सिर्फ एक बात जहन में रखनी है और वो ये कि तुम तहखाने का रास्ता उस वक्त तक नहीं खोलोगी जब तक कि तुम पूरी तरह मुतमईन न हो जाओ और जनरल टेरिस भी तुमसे मुत्तफिक न हो जाए। इसके अलावा तुम्हें मेरी हिदायत पर हर्फ बहर्फ अमल करना होगा। कैथी की अफसुर्दा आवाज आई, तुम्हें अंदाजा नहीं है अली कि हम पर किस कदर सख्त वक्त आन पड़ा है। मेरे शौहर की जिंदगी भी तुम्हारी बेगुनाही से मशरूत हो गई है। मैंने कहा, हर किस्म के खदशात जहन से झटक दो कैथी। माजी में मैंने जब भी कोई कामयाबी हासिल की यही समझा कि ये खुदा की तरफ से है। आज भी मुझे उम्मीद है कि मैं तुम लोगों के जहन साफ करने में कामयाब हो जाऊंगा। कैथी ने कहा, क्या तुम ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकते जिससे तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाए? उसकी आवाज लरज रही थी। मैंने कहा, ऐसा कोई सबूत है ही नहीं कैथी। अगर होता तो मैं अब तक पेश कर चुका होता। मामला इतना उलझ गया था कि अब उसके सुलझने की कोई सूरत नहीं थी। मैं किसी को इल्जाम भी नहीं दे सकता था। जनरल टेरिस ने वाकई हक के दोस्ती निभाया था, वरना मुझे धोखे से मरवा देना उसके लिए क्या मुश्किल था।